नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। जब हम देश की बात करते हैं, राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, धर्म ग्रंथ की बात करते हैं, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि इस समय भारत का धर्म ग्रंथ भारत का संविधान है, हम जब भारत के संविधान की बात करते हैं तो संविधान के साथ साथ में हमें दर्शन की भी बात करनी होती है, हमें शास्त्र की भी बात करनी होती है। सहस्त्रों वर्षों की भारत की जो एक अक्षुण्ण परंपरा रही है, एक समृद्ध परंपरा रही है, उस परंपरा की भी बात करनी पड़ती है। हमें भारत की आत्मा की बात करनी चाहिए। तो किस तरीके से हमारे देश के संविधान में भारत की आत्मा के हमें दर्शन होते हैं, इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। संविधान में है भारत की आत्मा, संविधान है आत्मा का भारत। अब इस भारत की आत्मा को किस तरीके से हमने आत्मसात किया है और हमने समझाने का प्रयास किया है, इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमान रामस्वरूप अग्रवाल जी। आपका बहुत स्वागत सर। आप प्राचार्य रहे हैं राजकीय विधि महाविद्यालय श्री गंगानगर, संपादक है पाथेयकड़ के और संविधान विशेषज्ञ हैं। साहित्य और संविधान दोनों में एक साथ आपकी बहुत रुचि है और आपका ये मूल विषय भी रहा है। रामस्वरूप जी, जब हम संविधान की बात करते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि भारत का संविधान जो है वो विश्व के अलग अलग देशों के जो अच्छे तत्व थे उन सब को लिया गया और उन सब से हमने अपना संविधान बनाया है। लेकिन ये बात भी एक सच है कि आप आज के जो डेमोक्रेसी की हम परंपरा देखते हैं, ये तो कुल जमा 250 वर्ष पुरानी है, जब हम यूरोप की बात करें, यूएसए की बात करें। लेकिन भारत की परंपरा तो सहस्त्रों वर्ष पुरानी है, और जब भारत की आत्मा की बात करते हैं तो राम राज्य की बात आएगी। तो किस तरीके से उस राम राज्य की बात हमें भारत के संविधान में दिखाई देती है? देखिए, ये माना जाता है कि जिन लोगों ने संविधान बनाया, यानी संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने विश्व के अनेक संविधानों का अध्ययन किया और वहाँ जो जो अच्छे तत्व उनको मिले वो भारत के संविधान में उन्होंने शामिल किए। जैसे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिया गया है कि सरकार किन सिद्धांतों को लागू करेगी, किन तत्वों को लागू करेगी जब वो प्रशासन चलाती है। तो ये तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। यह हमारी संसदीय प्रणाली है, वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई। इसी तरह से अमेरिका और दूसरे संविधानों से भी हमने अच्छी बातें ली और भारत के संविधान में उनको शामिल किया, ये माना जाता है। ठीक, लेकिन हम ठीक से विचार करें और देखें तो भारत के संविधान में जो प्राचीन भारतीय चिंतन है और जो प्राचीन भारतीय सोच है, वो संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में प्रकट होती है। जैसे भारत के संविधान में 22 भाग हैं जी, और उस समय ये सुझाव आया संविधान सभा के सामने, इन 22 भागों में भारतीय सभ्यता को प्रकट करने वाले भारतीय सभ्यता के प्रतिनिधि चित्र शामिल किए जाएं। और इसलिए तय हुआ कि प्रत्येक भाग में एक चित्र यानी 22 चित्र शामिल किए जाएं। और इसलिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने शांति निकेतन के प्राचार्य प्रोफेसर नंदलाल बोस, जो कि भारत के बहुत बड़े चित्रकार भी थे, उनको आग्रह किया कि वो ये काम करें। और उन्होंने 22 चित्र बनाए। तो उनको देखेंगे तो प्राचीन काल से लेकर के आज़ादी के संघर्ष तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारत का आज़ादी के लिए संघर्ष उन चित्रों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात। देखिए, पहला चित्र है मोहनजोदड़ो की सभ्यता का। तो यहाँ से इतिहास शुरू हो रहा है जी। उसके बाद वैदिक गुरुकुल का चित्र उसमें है। राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं विमान से। उसमें अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में विक्रमादित्य जो बहुत न्यायप्रिय थे, उनके दरबार का चित्र है। भारतीय संविधान में अशोक, सम्राट अशोक का है, शिवाजी का है, लक्ष्मीबाई के चित्र हैं, टीपू सुल्तान का चित्र है, अकबर के दरबार का भी एक चित्र है। तो ये जो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, देखिए भारतीय संविधान में भागीरथ का भी चित्र है, जिन्होंने गंगा का अवतरण किया। तो गंगा के अवतरण की कथा, राम और कृष्ण की कथा जी। और एक तीसरे जो एक देव हैं भारत के, शिव, तो उनके नृत्य की मुद्रा, नटराज की मुद्रा भारतीय संविधान में दी हुई है। भारतीय संविधान में हिमालय भी है, तो हिंद महासागर के चित्र भी हैं, तो रेगिस्तान के चित्र भी हैं। तो ये जो 22 चित्रों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति भारतीय संविधान में शामिल की, ये इससे स्पष्ट है
कि भारतीय संविधान की आत्मा भारतीय ही है। बहुत सुंदर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। ये चित्रों के माध्यम से हमें प्रकट होता है और भारत में चित्रकला का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। यहाँ पर केवल कागज पर चित्र नहीं बनाए गए, यहाँ तो शिलाओं पर भी चित्र बना दिए गए और वो चित्र आज तक हमें दिखाई देते हैं और हमें बताते हैं कि भारत का शिल्पकला ये सब कितना उत्कृष्ट रहा था। थोड़ा सा और इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम संविधान के बारे में बात करते हैं तो उस भारत के दर्शन को किस तरीके से हमारे संविधान के आर्टिकल्स में, अनुच्छेदों में वो दिखाया गया है, उसमें बताया गया है। देखिए, चिंतन वही है, लेकिन युगानुकूल उसकी भाषा में बदलाव है। जी। हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी, जो हमारे, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, वो राम राज्य की बात करते थे और राम राज्य के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। नहीं, राम राज्य में न देहिक कष्ट होगा, न भौतिक कष्ट होगा, न दैविक कष्ट होगा। अब देहिक कष्ट का मतलब क्या है? व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, और यदि बीमार होता है तो रोग को दूर करने के लिए समुचित चिकित्सा व्यवस्था होगी। सही, ये है। और भौतिक कष्ट क्या है? जैसे मान लीजिए सड़कें नहीं है, यातायात के साधन नहीं है, पानी बिजली नहीं है, तो इनसे आदमी को भौतिक कष्ट होता है। मकान टूटा फूटा है, अच्छा मकान नहीं है, तो ये जो भौतिक सुविधाएं यदि नहीं होती हैं तो व्यक्ति को भौतिक कष्ट होता है। और दैविक, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, आग लग गई, ये दैविक कष्ट है। तो इन तीनों प्रकार के कष्टों से मुक्ति ये राम राज्य में है। तो हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं और जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, उनका यदि अपन अध्ययन करेंगे तो उनका निर्माण व्यक्ति के दैविक, भौतिक और दैहिक कष्टों के निवारण के लिए ही किया गया है। तो इसलिए ये जो चिंतन है भारत का, ये संविधान में प्रकट हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, उसमें ये लिखा हुआ है, नहीं दरिद्र कहू दुखी ना दीना। कोई दरिद्र नहीं होगा, तो दरिद्र नहीं होगा मतलब उसको जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति होगी जी। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिखा हुआ है। ठीक बात है। भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सबको काम के अवसर मिले, सबको अच्छा खाना मिले, न्यूट्रिशियस फूड मिले, सबको शिक्षा मिले, तो ये सब होने पर ही व्यक्ति की दरिद्रता दूर होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की गई। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः है। तो ये जो राम राज्य की जो कल्पना की गई है कि कोई दरिद्र नहीं होगा, तो यदि ठीक से भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, जिसमें विधि के सामने सब बराबर हैं, जहाँ कोई ऊंच नीच का भाव नहीं है, अछूत का भाव नहीं है, तो ऐसा जब समाज बनेगा और नीति निर्देशक सिद्धांत जब लागू हो जाएंगे, तो रामराज की जो बात तुलसीदास जी ने लिखी है, नहीं दरिद्र को दुखी ना दीना, कोई दुखी नहीं होगा, कोई लाचार नहीं होगा। बहुत सुंदर। और दूसरी बात उन्होंने लिखी है, नहीं को अबुद्ध न लक्षणहीना। तो आज जो हम कहते हैं ना राइट टू एजुकेशन, जी, नहीं कोई अबुद्ध, कोई अशिक्षित नहीं होगा, कोई मूर्ख नहीं होगा, और लक्षणहीना, कोई संस्कार विहीन नहीं होगा। तो यदि अच्छी शिक्षा व्यवस्था, जो आज कहते हैं, आज इतने सालों के बाद पहली बार एक बढ़िया शिक्षा नीति बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसमें संस्कारों की बात है, उसमें भारत की बात दी हुई है। तो यही बात भारतीय चिंतन, जो राम राज्य की कल्पना है, वो संविधान में इस रूप में प्रकट हो रही है। ठीक बात है। आपने जब उसकी प्रकट होने की बात की कि किस तरीके से प्रकट हो रही है, तो ये प्रकटता की बात जो है वो कैसे आई, किन विद्वानों के द्वारा आई? क्योंकि अक्सर हम लोग रामस्वरूप जी सुनते हैं, और बात सही भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के निर्माता हमारे बताए जाते हैं, लेकिन इस संविधान में ये बहुत बड़ी समिति थी, जिसका आपने जैसे शुरुआत में ही जिक्र किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उस प्रारूप समिति में भी उनके अलावा 6 सदस्य थे। इसके अलावा अन्य कई सारी समितियां थी। तो इस संविधान को बनाने के लिए कितने सारे लोगों का श्रम लगा, उनका अध्ययन लगा, थोड़ा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को। देखिए, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ, और संविधान सभा में 296 सदस्य चुने गए। तो एक बहुत बड़ी संविधान सभा थी। उसमें 211 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के और बाकी अन्य पार्टियों के सदस्य थे। मुस्लिम के सदस्य कभी अपनी भारतीय संविधान सभा में नहीं आए, और जब जून में घोषणा हो गई पाकिस्तान बनने की, तो उसके बाद तो आने का उनका प्रश्न नहीं था। इसके फिर भी
एक बड़ी संख्या में 200 सवा 200 सदस्य वो मिलकर के बैठ करके और एक एक प्रावधान पर चर्चा करते थे। और विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग अलग कमेटियां बनी हुई थी, जैसे मौलिक अधिकार कमेटी बनी हुई, समिति बनी हुई है, नीति निर्देशक तत्वों के लिए समिति बनी हुई है, केंद्र राज्य संबंध कैसे होंगे, उनके क्या प्रावधान होंगे, इसके लिए समिति बनी है। तो अनेक समितियों में यह सब डिस्कशन हुआ और उसके बाद फिर संविधान सभा ने डिस्कशन किया और फिर एक एक शब्दों पर चर्चा हुई। और भारत की जो मनीषा थी उस समय, भारत के जो विद्वान लोग थे, वो सब लोग भारतीय संविधान सभा में थे। जितने भी हमको नाम याद होंगे, गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, टी कृष्णमाचारी और जितने भी नामों को मदन, वो सारे के सारे सभी संविधान सभा में थे। ठीक है। तो जब संविधान सभा ने सारे प्रावधानों को डिस्कस कर लिया तो उसको प्रारूप समिति को भेजा। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, हिंदी में प्रारूप समिति बोलेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के नाते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने बाकी 6 साथियों के साथ चर्चा करते हुए संविधान को एक अंतिम रूप प्रदान किया और उसको संविधान सभा में प्रस्तुत किया। और एक बार फिर वहाँ वो चर्चा हुई और इस प्रकार से 26 नवंबर 1949 को, यानी लगभग मैं कहूँ कि 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को ये अपना कार्य पूरा किया। आपने जब कार्य पूरा होने की बात की ना, तो मुझे एकदम से मेरे मन में अकस्मात आया कि अगर कार्य पूरा हुआ है तो कार्य की शुरुआत भी हुई होगी और शुरुआत होने में भी शुरुआत से पहले की भी योजना बनी होगी रामस्वरूप जी। तो जब संविधान का कार्य शुरू हुआ तो वो किस तरीके से शुरू हुआ होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो शुरुआती कुछ समय होता है उसमें बड़ा समय लगता है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। इतना पुराना इतिहास है, इतनी पुरानी परंपरा है, इतना बड़ा देश है। देखिए, कुछ सदस्य थे जिन्होंने विश्व के संविधानों का अध्ययन किया और फिर जब संविधान सभा बनी तो ये तय हुआ कि कोई एक बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए जिस पर चर्चा की जाए। और इसलिए सदस्यों को कहा गया कि जो संभव है तो वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट कि हमारे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद, आर्टिकल्स होने चाहिए, उनमें क्या बात होनी चाहिए, बना करके लाएं। ठीक। तो एक बेसिक इस प्रकार का ड्राफ्ट जो है डॉक्टर अम्बेडकर लेके आए, के मुंशी लेके आए, एक पंजाब से जुड़े हुए सरदार जी थे, मुझे एकदम से नाम ध्यान नहीं आ रहा, ठीक, वो लेके आए। तो उनका अध्ययन करने के बाद ये हुआ कि जो के मुंशी ने जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट बनाया है उसको चर्चा के लिए हम बेसिक मानेंगे। और उसमें जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनको डिस्कस करेंगे और उनमें क्या जोड़ना है, क्या बदलाव करना है, वो हम करेंगे। तो वो एक संविधान सभा ने किया। ठीक, यहाँ से शुरुआत हुई और उसके बाद में धीरे धीरे वो चीज़ें बनती चली गई और फाइनली वो ड्राफ्टिंग कमेटी के पास में गया। उसके बाद में इसे अंतिम एक रूप दिया गया और उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे प्रस्तुत किया। ये पूरी की पूरी बात होती है। आज हम लोग देखते हैं रामस्वरूप जी के संविधान में तकरीबन 125 जो है वो संशोधन भी जो है वो हो चुके हैं। जिस तरह से आपने युगानुकूल की बात की थी, तो जैसे जैसे समय बदलता है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हम इस बात को जानते और मानते भी हैं। तो कैसे इस संविधान से हम अपने देश को आगे बढ़ा पा रहे हैं, उसके कुछ उदाहरण आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमारा जो संविधान है वो कोई फंडामेंटलिस्ट वाला मामला नहीं है कि भाई इसमें कुछ भी बदल नहीं होगा, रिजिड नहीं है, लचीलापन है, जो कुछ बना दिया जी। लेकिन इतना भी नहीं है कि जो कुछ चाहे गवर्नमेंट वो कभी भी कुछ भी कर सके। ठीक बात। अधिकतर जो प्रावधान है वो संसद के 2/3 सदस्यों के सहमति से ही बनेंगे। वो तो एक बड़ी बात है ये कि कोई भी सरकार आती है, सामान्यतः उसका बहुमत होता है, 2/3 बहुमत बहुत कम मामले में होता है। ठीक है। और कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जिसमें संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक जो राज्य हैं हमारे स्टेट्स, उनकी विधानसभाओं के द्वारा भी वो पारित होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, तब जाके वो संविधान संशोधन होता है। और इसलिए युगानुकूल जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी, भारत के संविधान में संशोधन किए गए। अब तक 125 संशोधन हो गए हैं और 105 संशोधन हो गए हैं अब तक। 105, अच्छा, 105 संशोधन हो गए हैं अब तक और 127 संशोधन बिल पेश किए जा चुके हैं जिन पर चर्चा हुई है, प्रक्रिया चल रही है। 105 संशोधन जो है वो पारित हो गए हैं। अच्छा, वो पारित हो गए हैं, उसके बाद के वो जो है ना वो प्रस्तुत हो गए हैं।
तो वो बिल होता है, पारित हो जाता है तो एक्ट बन जाता है, amendment एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। जी जी है? तो ये एक प्रक्रिया है और समय के हिसाब से इसमें बदलाव आया। जैसे राइट टू एजुकेशन, तो शिक्षा का जो अधिकार है पहले नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया था, जी बाद में लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, वैसे बहुत महत्वपूर्ण है। जी व्यक्ति का हित, व्यक्तिगत हित के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, जी वो मौलिक अधिकार है। ठीक, और सामाजिक हित, सामूहिक हित के लिए क्या महत्वपूर्ण सबके है, लिए। वो नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन उनमें फर्क ये है कि मौलिक अधिकार का यदि हनन हो रहा है, हम न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है, उनको लागू करवा सकते हैं। जी 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 जैसे मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, कानून के सामने सब बराबर है। अब यदि सरकार भेदभाव करती है तो ये उल्लंघन हो गया, तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट जो भी सरकारी आदेश है जिसके माध्यम से भेदभाव हो रहा है उसको रद्द कर देगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है, जैसे नीति निर्देशक तत्व में दिया हुआ है, पहले दिया हुआ था कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी, ठीक है, बच्चों के विकास के लिए जो जो सुविधाएं चाहिए वो सरकार देगी, जी सबके साथ एक सा कानून लागू हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सरकार करेगी। पशुधन को विकास के लिए, विशेषकर गोवंश के विकास के लिए, गोहत्या को रोकने का काम, मद्य निषेध के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकार ये सब काम करेगी। ठीक बात है, सबको काम का अधिकार मिले, काम करने की जो स्थितियां हैं वो अच्छी हों, सबको जो है एक तरीके से आगे बढ़ने के लिए अवसर मिले, वो काम वो नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ, उसके लिए जनता के पास मताधिकार है। यदि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कर रही है तो उनके पास, जनता के पास एक बोर्ड का पावर है, उस बोर्ड के पावर के माध्यम से सरकार बदल दे, तो अंकुश में हो सकता है। हर 5 साल में बहुत सारे राज्यों में सरकार बदल भी रही है, केंद्र में भी सरकारें बदलती रही हैं। तो ये सोचा गया कि शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार होना चाहिए, और इसलिए शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, तो ऐसे जब जब भी आवश्यकता पड़ी संविधान संशोधन किए गए। आपने जब संविधान संशोधन की बात की, मुझे लगता है कि हमें कुछ संशोधनों को ध्यान में भी रखना चाहिए। अगर आपके हिसाब से आप देखें कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े संशोधन जिनको सामान्य दर्शकों को भी जिनके बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे 105 संशोधन की बात करेंगे तो किसी को वो ध्यान में नहीं होता है। देखिए, ग्राम सभाओं की बात जो है, मतलब एक ग्राम स्वराज्य की जो बात है वो भी संशोधन के माध्यम से आई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को, जो ये अनुसूचित वर्ग है जो प्रगति की दौड़ में पीछे रह गया था, उनको भी बहुत सारे अधिकार संशोधनों के माध्यम से दिए गए। भारतीय संविधान में 3 शब्द, जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल है, पहला पन्ना भारतीय संविधान का, प्रस्तावना उद्देशिका, उस उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। ये शब्द जो है बाद में जोड़े गए, बाद में जोड़ा गया, 1971 में जोड़ा गया। तो एक बहुत बड़ा संशोधन था। यद्यपि उसमें धर्म, पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, ये शब्द जोड़ा गया, लेकिन उसकी भावना पहले से ही थी। प्रियम्बल में ये बताया गया है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक बात है। तो जो पंथ निरपेक्षता वो यही है, तो ये जोड़ा गया। और मुझे ये भी कहना है कि वस्तुतः है ये जो सेकुलरिज्म है, ये कौन सा सेकुलरिज्म है ये जी? तो जो पश्चिम का सेकुलरिज्म है, कोर्ट ने भी कहा है कि वो यहाँ पर लागू नहीं हो सकता, चलेगा। ठीक बात, वो है कि एक धर्मविहीन राज्य की बात है। वो हम तो धर्म रक्षते रक्षते की बात करते हैं, धर्म रक्षते, तो धर्मविहीनता की बात यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ भारतीय संदर्भ में वो है कि सब धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सब धर्मों को आगे बढ़ाने का काम, उनको सहायता देने का काम भी राज्य करेगा, और इसे राज्य कर रहा है। तो ये हमारी अपनी, और हमारे व्यवहार में सदियों से धर्मनिरपेक्षता रही है। देखिए, भारत की जो धरती है, एक दुनिया भर में केवल भारतीय चिंतन ही ऐसा चिंतन है जो मानता है कि ऊपर वाले तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी है, ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, उस तक पहुंचने के लिए अनेक रास्ते हैं। ठीक बात है। और व्यक्ति अपने प्रकृति के हिसाब से वो रास्ता तय कर ले, जबकि ये कहीं भी नहीं है। बाकी जो विश्व में जो धर्म, रिलीजन्स जिनका जन्म हुआ, वो कहते हैं हमारा ही रास्ता ठीक है, दूसरा रास्ता ठीक नहीं है। ठीक बात है। हमने कहा कि नहीं,
और भी रास्ते हो सकते हैं। जी और इसलिए यहाँ पर अनेक रास्ते यहाँ पर बने, उनका पैदा हुए यहाँ जी पर, बिल्कुल ठीक बात। और साथ साथ चलते रहे, उनमें कभी खूनी संघर्ष नहीं हुआ। जी। एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो पंथ निरपेक्षता की जो बात है, सेकुलरिज्म की बात है, मैं कहता हूँ ये तो भारतीय आत्मा का स्वरूप है जो संविधान में प्रकट हुआ है। देखिए, गणतंत्र हमारे यहाँ पर लिच्छवी गणराज्य थे प्राचीन काल में, जी गणतंत्र की बात यहाँ रही है, प्रजातंत्र की बात यहाँ रही है। देखिए, प्रजातंत्र केवल सरकार में नहीं, व्यवहार में भी प्रजातंत्र था। जी हमारे यहाँ पर यदि मतभेद हो गए तो मारपीट नहीं करते थे, लड़ाई नहीं करते थे। हमारे एक पद्धति थी शास्त्रास्त्र करना। बिल्कुल ठीक है। शास्त्रास्त्र के माध्यम से विद्वान लोग इकट्ठे होते थे, सभा, विद्वानों की सभा इकट्ठी होती थी, और आपस में अपने अपने तर्क पेश किए जाते थे, और कोई एक विद्वान को न्यायाधीश भी बनाया जाता था, रेफरी बनाया जाता था, और वो तय करता था कौन जीता कौन हारा, और उसका निर्णय सब स्वीकार करते थे। मैं समझता हूँ इससे बड़ा एक प्रजातांत्रिक व्यवहार कहाँ हो सकता है। तो ये प्रजातंत्र है, गणतंत्र है, पंथ निरपेक्षता है। देखिए, जो प्रियम्बल है भारत का, संविधान का, उसमें बहुत सारी बातें दी हुई है। उसमें दिया हुआ है भ्रातृत्व भाव जी। और भ्रातृत्व भाव वो मैं समझता हूँ कि हमारा जो चिंतन है वसुधैव कुटुंबकम का, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। तो G20 की अध्यक्षता भारत करने वाला है, उसमें यही संदर्भ दिया गया, वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम से बड़ी कोई भ्रातृत्व भाव की कल्पना नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। तो वो भारतीय चिंतन है जो भारत के संविधान के प्रियम्बल में है। बिल्कुल, देश की एकता और अखंडता की बात वहाँ की गई है। तो भारतीय संविधान में यदि हम विचार करेंगे, देखिए, भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे सब भारतीय थे। कहीं ना कहीं उनके अचेतन मन में भारत था, भारतीय सभ्यता संस्कृति थी। बिल्कुल। और इसलिए भले ही से शब्दावली युगानुकूल प्रकट की गई, लेकिन उसमें राम राज्य की कल्पना है। वहां पर मंतव्य वही है, मंतव्य वही है। बहुत सुंदर बात आपने कही है कि शब्द चाहे वही उपयोग में आ रहा है, लेकिन शब्द का अर्थ जो है वो बदल जाता है। जिस तरीके से अगर हम चंद्रमा की बात करें तो कभी उसी चंद्रमा को बच्चों के लिए वो चंदा मामा कहा जाता है, तो कभी उसी चंद्रमा को देख करके विवाहित स्त्रियां अपना व्रत खोला करती हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अंतर है। अगर हम कभी बार बातों में कहते हैं व्यवहार में कि ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन हम तो ये भी देखते हैं कि ईश्वर तो हमारे अंतस में भी है। तो वो ऊपर कहाँ, नीचे कहाँ, दाएं कहाँ, बाएं कहाँ, वो तो सब जगह पर है। तो उसी सर्व समावेशिकता को एक तरीके से हमारे, देखिए, पर्यावरण की बात है। पर्यावरण संरक्षण हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी है। और संविधान में जो संशोधन की आप बात कर रहे थे, एक संशोधन के माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिए। बिल्कुल है। आर्टिकल 51A के माध्यम से, और 10 कर्तव्य पहले थे, एक कर्तव्य बाद में जोड़ के अब इस समय 11 मौलिक कर्तव्य ये संविधान में है। तो उसमें भी पर्यावरण की बात है। और देखिए, हमारी संस्कृति में क्या है, पर्यावरण का मतलब है जंगल, जल और जमीन, इनका संरक्षण करना। एग्जैक्टली ठीक है। तो हमारे यहाँ पर पीपल की पूजा, आंवला की पूजा, तुलसी की पूजा, इसके माध्यम से हम पेड़ पौधों का संरक्षण करते हैं। हम इको फ्रेंडली, हाँ, इको फ्रेंडली। और नदियों को हम माँ मानते हैं। बिल्कुल, नदी पूजा करते हैं, नदी की आरती होती है। हैं, बाहर से जापान के प्राइम मिनिस्टर आए तो अपने मोदी जी जो है उनको हरिद्वार, कहाँ, काशी हरिद्वार ले गए थे, और वो आरती दिखाई उनको। तो हम नदियों की जब हम आरती करते हैं, माँ मानते हैं, तो हम उसका संरक्षण भी करेंगे हम। एग्जैक्टली। और माता पृथ्वी पुत्रो अहम, ये पृथ्वी जो हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। तो ये भाव भी है इसमें। तो इससे बड़ा जो पर्यावरण का संरक्षण का जो सिद्धांत है वो कहाँ हो सकता है। और ये भारतीय सिद्धांत जो है ये संविधान में प्रकट हुआ है। एग्जैक्टली, आपने बड़ी सुंदर बात की। और हम अपने देश में आज केवल ताजमहल ही विश्व विरासत के तौर पे नहीं देखते हैं, लेकिन अगर हम आगे जाते हैं तो हम अजंता एलोरा भी देखते हैं, हम हम्पी भी देखते हैं, हम काशी भी देखते हैं, तो हम कर्णावती अहमदाबाद भी देखते हैं, हम अयोध्या भी जाते हैं, तो मथुरा जी भी जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें, इतना बड़ा देश, और उन सबको समावेशित किया गया अपने संविधान के माध्यम से। कैसा देख रहे हैं आप भारत का एक जो, बिकॉज ये एक तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये देश बदल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ता हुआ देश कितनी स्पीड से, कितनी गति से आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? इसमें अब जब 75 साल हो गए और हमने आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया, तो इस समय एक बात सोचने की है। देखिए, जो मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं उसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि जो आजादी का संघर्ष हुआ, स्वाधीनता का जो संघर्ष हुआ, उसके प्रेरक तत्व क्या थे, कौन सी प्रेरणा थी, जिस प्रेरणा के लिए
लोग फांसी पर झूल गए, बिल्कुल लोगों ने जेल काटी, बिल्कुल लाठियां खाई। तो वो प्रेरणा थी स्वराज, स्वभाषा, स्वदेशी। बिल्कुल तो ये जो है स्वदेशी की, स्वराज, स्वभाषा और स्वदेशी, जी। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये वस्तुतः व्यवहार में आया क्या। कि ऐसा तो नहीं है कि हमें जो 1947 में जो अपने देश स्वाधीन हुआ है जी। वो स्वाधीन ही होके रह गया हो। जी हमारा स्वराज नहीं है। स्वराज क्या मतलब? स्वतंत्र। जी तो एक बात आजकल चल रही है कि देश स्वाधीन तो हो गया, स्वतंत्र होना अभी बाकी अभी है। बाकी उसके पीछे का भाव यह है, क्या स्वतंत्र, अपना तंत्र आया क्या? इसी के लिए आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है। और अपनी शिक्षा नीति की बात चल रही है, जिसमें भारतीयता के तत्व जोड़े जाएं। और जितनी भी संस्थाएं हैं यहाँ पर, अंग्रेज जो संस्था छोड़ गए थे वही चलती रही, हमने उसमें कोई बदल ही नहीं किया। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कॉलोनियल माइंडसेट को हटाने की बात कही है कि गुलामी के चिन्हों को हटाया जाए हर जगह से। तो अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे स्वाधीनता के प्रेरक तत्व क्या थे, संघर्ष के प्रेरक तत्व क्या थे। तो क्या स्वराज आया, क्या स्वभाषा, स्वभाषा पर जोर है हमारा है? आज हमारा माइंडसेट बदलना पड़ेगा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद हम लोग विदेशी भाषा की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, देखिए संविधान में ये बात आई थी कि राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि संस्कृत राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। आपको शायद दोस्तों आश्चर्य हो, बिल्कुल ठीक बात है, ये मुझे पता है। बात तो यह है कि साहब संस्कृत तो कोई जानता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि संस्कृत तो जानने के लिए कितना समय चाहिए। देखिए इजराइल जब बना तो वहाँ जिस भूमि पर इजराइल बना वहाँ यहूदी उस समय नहीं थे, वो सारे संसार में फैले हुए थे। उनकी भाषा थी हिब्रू। जब इजराइल बना तो आया कि इजराइल की भाषा क्या हो, तो क्या यहूदियों की भाषा तो हिब्रू है, तो हिब्रू होनी चाहिए वहाँ की भाषा। तो उस समय केवल 3 लोग थे जो हिब्रू जानते थे, बाकी कोई हिब्रू नहीं जानता था। फिर भी उन्होंने तय किया कि नहीं, हमारी भाषा हिब्रू होगी। और आज देखिए सारी शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ हिब्रू में बिल्कुल उपलब्ध है। ऐसी ही बात संविधान सभा में आई थी, और इसलिए संविधान सभा के कई सदस्यों ने कहा कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाइए। और इवन जो अपने जो भीमराव अंबेडकर हैं, जिनको कहते हैं कि संविधान निर्माता अपन, उनको बाद में किसी पत्रकार ने पूछा भाई आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट संस्कृत। मतलब उनकी जो लहजा था वो संस्कृत के पक्ष में था। व्हाई नॉट, संस्कृत क्यों नहीं हो सकती राष्ट्रभाषा। तो ये वहाँ ये विचार था। और उसके बाद देश किधर बढ़ गया, अब हमारे बच्चों को अच्छी से हिंदी भी नहीं आ रही, तो अंग्रेजी की ओर बढ़ गए। तो ये हमें विचार करना पड़ेगा और देश को वापस अपनी स्वभाषा, स्वधर्म और स्वतंत्र पर लाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि जो चीज़ें इस समय पिछले 8 वर्षों में इस देश में देखने को मिली हैं, और हर 15 अगस्त पर जब हम देश के प्रधानमंत्री जी का जो एक उद्बोधन जो है, उनका संबोधन देश के नाम सुनते हैं, उसमें ये सभी चीज़ें किसी न किसी तौर पे दिखाई देती हैं कि हमें कैसे विश्व में अपने आप को आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाना है, कैसे हमें स्टैंड अप स्टार्टअप करना है, कैसे हमें डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ना है, कैसे हमें गुलामी के प्रतीक चिन्हों को छोड़ना है और उसके बाद में आगे बढ़ना है। किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो अपनी भाषा, जिसकी स्वभाषा की आपने बात की, तो उसी भाषा का उपयोग कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, कोई भी राष्ट्र प्रमुख हो, उसके लिए करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद रामस्वरूप जी चर्चा में पधारने के लिए। और सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, संविधान को पढ़िए, उसको जानिए, उसको समझिए, उसके मूल भाव को, उसकी प्रस्तावना को, कम से कम उसका जो प्रियम्बल है वो तो हमें मालूम होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सभी को बहुत धन्यवाद। नमस्कार।